छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं, साथ में ना आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा, मैं आंसर बताऊं उसके पहले ही। तो पहला क्वेश्चन है, नल वंश के विषय में किन अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है। नल वंश जो कि बस्तर क्षेत्र में शासन करते थे, नल वंश के शासक, और इनका वाकाटक वंश के शासकों के साथ काफी बार संघर्ष हुआ है। तो नल वंश के शासकों के विषय में किन किन अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है, तो काफी सारे अभिलेखों से इनके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो पोढ़ागढ़ अभिलेख इससे प्राप्त होता है, राजिम अभिलेख इससे भी ज्ञात होता है, अमरावती अभिलेख से भी, प्रयाग प्रशस्ति से भी। देखो जो प्रयाग प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त की है, तो वहां पर जानकारी मिलता है कि समुद्रगुप्त ने नल वंश के शासक व्याघ्रराज को पराजित किया है, तो यहां से भी हमको जानकारी मिलता है। एहोल प्रशस्ति जो कि चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय द्वारा जारी करवाया गया था, तो इससे जो है नल वंश के विषय में जानकारी नहीं मिलती है। तो 1 2 3 4 यहाँ से जो है मिलता है, 1 2 3 4। तो आपका आंसर क्या होगा, 1 2 3 4, मतलब द आपका उत्तर होगा, द। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भोरमदेव मंदिर के निर्माण के समय रतनपुर का कलचुरी शासक कौन था। तो भोरमदेव मंदिर, इसका निर्माण कब हुआ था, तो लगभग 1089 में, 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। तो इस समय रतनपुर का कलचुरी शासक कौन था, ये आपको बताना है। तो इस समय कौन थे भाई रतनपुर के शासक, तो पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम। तो इनके समय में जो है भोरमदेव के छिंदक नहीं, फणी नागवंशी शासकों ने भोरमदेव में मंदिर का निर्माण करवाया। ध्यान रखेंगे, भोरमदेव के मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया है, फणी नागवंशी शासकों ने। इस समय कलचुरी वंश का शासक कौन था, पृथ्वीदेव प्रथम। और ये मंदिर कब बना है, तो 1089 अथवा 11वीं सदी में। वही छिंदक नागवंशी शासक ये बस्तर क्षेत्र में शासन करते थे। हमारे भारत में नाग शासकों ने 2 स्थानों पर शासन किया है, कवर्धा में फणी नागवंशी शासक, बस्तर में छिंदक नागवंशी शासक। ये भी काफी बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिलद्वार गुफा कहाँ स्थित है, बिलद्वार गुफा। तो बिलद्वार गुफा कहाँ स्थित है भाई, तो ये ना सरगुजा जिले में स्थित है। अंबिकापुर से लगभग 1-1.5 घंटे की दूरी में होना चाहिए मेरे ख्याल से। अंबिकापुर से लगभग पास ही में हम लोग कहेंगे। एक स्थान है शिवपुर, शिवपुर, तो उसी के आसपास है ये बिलद्वार गुफा। अगर जो सरगुजा का रहने वाला है उसको अच्छे से मालूम होगा। लेकिन ऐसे स्थलों के बारे में भी अब जो है सीजीपीएससी या सीजी व्यापम में क्वेश्चन किया जाता है। मतलब कि सिंघनपुर की गुफा, कुटुमसर की गुफा, उसी को कब तक पूछेगा। अब जो है इस तरह की चीज़ों पर भी फोकस किया जा रहा है, जो उतने ज़्यादा फेमस नहीं है, जो अपने जिले में या फिर अपने संभाग, अपने आसपास ज़्यादा फेमस है, वैसे चीज़ों के बारे में भी पूछा जा रहा है। तो ऐसे चीज़ों के बारे में आपको जानकारी कैसे मिलेगा, मतलब कि कोई पुरातात्विक स्थल है, कोई पर्यटन स्थल है, कोई नदी है, कोई जलप्रपात है जो कि अपने जिले में या फिर अपने जिले के आसपास में काफ़ी फेमस है, ये आपको कहाँ से जानने को मिलेगा। तो आप लोग क्या करिएगा, हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी जिले हैं ना, उनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उन जिलों के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, विभागीय वेबसाइट, वहाँ पर आप लोग जाइए और पर्यटन वाला जो सेक्शन होगा उसमें आप लोग देखेंगे तो आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। तो आप उसका एक नोट्स बना सकते हैं कि किस जिले में कौन सा पर्यटन स्थल है, कौन सा मंदिर है, कौन सा पुरातात्विक स्थल है, कौन सा नदी है, कौन सा जलप्रपात है। तो उसका आप नोट बना लेंगे ना तो बड़ा अच्छा रहेगा आपको। तो जो बिलद्वार गुफा है सरगुजा में है, अंबिकापुर के आसपास शिवपुर नामक स्थान में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ में भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। और ये इस तरह का एकमात्र मंदिर है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है, ये कोरबा में एक स्थान है, कटघोरा, यहाँ पर स्थित है भारत माता मंदिर, कटघोरा में स्थित है। और जब 15 अगस्त मतलब स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, तो उस टाइम पर इसकी पूछ परख होती है, बाकी टाइम पर अपेक्षित रहता है, मतलब उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो कटघोरा कोरबा में जो है भारत माता मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छेरछेरा किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है, छेरछेरा, जो कि
पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है छेरछेरा पर्व। इसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो घर घर जाते हैं और छेरछेरा गीत गाते हैं और दान एकत्र करते हैं। तो इसी नाम से ना एक उपन्यास भी लिखा गया है। किसने लिखा है, तो कृष्ण कुमार शर्मा जी के द्वारा छेरछेरा नामक उपन्यास लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, पंचकुल नामक संस्था किस वंश से संबंधित है। पंचकुल, तो ये जो पंचकुल है ना, एक तरह का आप लोग समझिए पंचायत टाइप का होता था, जो कि स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान किया जाता था। तो ये कलचुरी वंश से संबंधित है पंचकुल नामक संस्था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बादल महल का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था। बादल महल कहाँ पर है, बादल महल रतनपुर में है बादल महल। तो इसका निर्माण किसने करवाया था, तो राज सिंह ने करवाया था अपनी रानी के लिए बादल महल का निर्माण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलचुरी काल में कौन सा एक मापन की इकाई नहीं थी। मापन की इकाई, जैसे अभी हम लोग कैसे मापते हैं, तराजू होता है ना, वेट मशीन, उससे मापते हैं। कपड़ों को हम लोग कैसे मापते हैं, अलग अलग होता है। तो कलचुरी काल में पसेरी हुआ करता था, पसेरी, सेरी, मन, ये सब जो है मापन की इकाई होती थी। लेकिन जो कोरी है ना, ये रुपया पैसा गिनती का होता था। ये कोरी जो है एक तरह की गणना गिनती उस टाइप का होता था कोरी। और एक कोरी मतलब होता है 20। जैसे 20 हुआ उसको एक कोरी बोलेंगे, 40 हुआ उसको बोलेंगे 2 कोरी। वही 100 को क्या बोलेंगे, तो 100 को बोलेंगे 5 कोरी। ध्यान रखेंगे। 1000 को कितना बोलेंगे, 1000 को बोला जाएगा 100 कोरी। तो ऐसे एक कोरी मतलब 20, जो 20 है उसको एक कोरी बोला जाता था उस समय। आज भी ना गाँव में यदा कदा आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। कुछ समय पहले तक था, लेकिन अभी जो है गाँव में भी गिनती आता है। लेकिन अभी भी कुछ जगह जो पुराने आपके दादा नानी अगर कोई गांव देहात में रहते हैं तो उनको आप लोग पूछेंगे तो जरूर बताएंगे, उनको मालूम होगा। 1 कोरी मतलब 20, 2 कोरी मतलब 40, 2.5 कोरी मतलब 50 को क्या बोलेंगे, 2.5 कोरी। तो ये तीनों जो है मापन की इकाइयाँ थी। कोरी जो है गणना की इकाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाबा पुरुषोत्तम दास ने किस स्थान से रौलट एक्ट का विरोध किया था। बाबा पुरुषोत्तम दास, तो देखो रौलट एक्ट जो कि 1919 में आया था, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को केवल और केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। पूरे भारत में इसका विरोध किया गया, विशेष करके पंजाब में। और इसी एक्ट के विरोध में जब जालियांवाला बाग में काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए थे तो जनरल डायर ने वहाँ पर गोलियां चला दी थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। तो ये जो रौलट एक्ट है इसका विरोध हमारे छत्तीसगढ़ में भी हुआ था, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में भी ये एक्ट लागू किया गया था। तो जो रतनपुर है, अच्छा यहाँ तो दिया हुआ है ना रतनपुर, तो जो रतनपुर है वहां पर बाबा पुरुषोत्तम दास जी ने रौलट एक्ट का विरोध किया था। इनके नेतृत्व में वहां पर जो है रौलट एक्ट का विरोध किया गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के समय किस नेता ने अपने पुत्र को सरकारी स्कूल से निकालकर राष्ट्रीय विद्यालय में भर्ती कराया था। तो देखिएगा, असहयोग आंदोलन जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था 1920 में। और महात्मा गांधी जी ने बोला कि भाई जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, अदालत हो, इसके अलावा जो सरकारी कार्यालय हो, परिषद हो, जो भी सरकार से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनका बहिष्कार करो, उनका त्याग करो। तो जो वकील लोग थे वो उन्होंने अदालतों का त्याग कर दिया। जो सरकारी कर्मचारी थे उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी। जो विधान परिषदों के सदस्य थे उन्होंने अपनी सदस्यता त्याग दी। जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे थे उन्होंने अपने स्कूल कॉलेज को छोड़ दिया। अब जो स्कूल कॉलेज छोड़ रहे थे जो बच्चे, उनकी पढ़ाई का क्या हो, तो इसके लिए हमारे नेताओं ने क्या किया, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की। और उन राष्ट्रीय विद्यालयों में सरकारी स्कूलों का त्याग करने वाले बच्चों को पढ़ाने लगे, क्योंकि उस समय सरकारी स्कूल मतलब अंग्रेजों का स्कूल। तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी सारे बच्चों ने जो है सरकारी स्कूलों का त्याग किया और राष्ट्रीय विद्यालयों में भर्ती हुए। तो एक नेता थे जिन्होंने अपने बेटे को, बहुत बड़े नेता थे, तो उन्होंने जो है अपने बेटे को सरकारी स्कूल से निकाला और राष्ट्रीय विद्यालय में भर्ती किया। मतलब कि भाई जो देखो, गांधी जी बोल रहे हैं कि भाई सरकारी स्कूलों का त्याग करो, लेकिन सबसे पहले गांधी जी को भी तो वो करना है। तो गांधी जी ने किया, गांधी जी को जो उपाधि दी गई थी केसरे हिंद की, उसको उन्होंने त्याग दिया। और उनकी देखा देखी में बड़े बड़े नेताओं ने भी जो है अपनी उपाधि का त्याग किया, अपने
सरकारी पदों का त्याग किया। तो हमारे छत्तीसगढ़ के जो पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे ना, ये वकील थे, इन्होंने वकालत का त्याग कर दिया, वकालत का त्याग कर दिया, अदालत का त्याग कर दिया और अपने बेटे को जो सरकारी स्कूल में पढ़ता था उसको जो है सरकारी स्कूल से निकाल करके उसको राष्ट्र विद्यालय में भर्ती कर दिया। मतलब कितना बड़ा मैसेज गया होगा इस टाइप से। तो रविशंकर शुक्ल ने ऐसा किया था। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।